बाकी ये है, नौकरी शानदार है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। कोई मर्जी, कितना मर्जी बड़ा आदमी हो, वो आपको नहीं दबा सकता, कोई मर्जी हो जाए। जयपुर में मोबाइल मजिस्ट्रेट था उस समय के, अभी थोड़े टाइम पहले बताया, सीएम के पीए का चालान काट दिया था उसने। उसने बकायदा सीएम से बात करा दी थी। वो कहता है सिर्फ एक बात थी कि उसने ये कह दिया था, भाई वो जो मोबाइल मजिस्ट्रेट इज लाइक, आप लोग को तो नहीं देंगे पोस्टिंग, पहली जो लड़कों की पोस्टिंग होती है ना उनको दे देते हैं। मोबाइल मजिस्ट्रेट वाज लाइक, उसका काम होता है चालान नहीं कुछ कटते हैं, तो कई बार खुद नाके लगा सकता है। तो नाका लगा के खड़े हुए थे, तो ऑफिसर तो ऑब्वियस अंदर ही बैठा होता, उसने ना ऐसे स्टाफ पुलिस वाले को कह दिया था, कहते रही मतलब थोड़ा ऐसे कि भाई है तो काट के दिखा दे चालान। उसने वो बात सुन ली, उसने उसको बोला कि भाई कौन है, कैसे ऐसे किसको बुलाओ इधर। उसने सीएम से बात करा दी थी, कहता नहीं। उसके इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट जज का फोन आ गया था, कहता नहीं, क्योंकि आपके पास में एक चीज अच्छी है, आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, ट्रांसफर आपका फिक्स है, 3 साल बाद होगा, हाईकोर्ट करेगा, कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अच्छा ले तेरा अभी ट्रांसफर करवा दूं, कोई नहीं करवा सकता। अगर आप ईमानदार हो, आपकी इस फील्ड में रिस्पेक्ट बहुत है। जो ऑफिसर जितना ईमानदार है ना, उसकी उतनी रिस्पेक्ट है, ये तो हमने देखा है। और जो जितना बेईमान है ना, नो डाउट उसके पास पैसा हो सकता है, पर इस फील्ड में उसकी इज्जत नहीं करते। जैसे कई ऐसे डीजेज हैं जो पैसा खाते हैं, तो चाहे उनके जूनियर हैं चाहे उनके साथ के, वो मतलब उनके साथ बैठना ही पसंद नहीं करते कि भाई फालतू के अंदर कभी अपने पे बात ना आ जाए। और जो ईमानदार है उनकी इतनी इज्जत है, मतलब वो आदमी चाहे किसी को भी फोन कर देना कि यार मैं फलाना बोल रहा हूँ, मेरे ये दिक्कत आ गई, मेरा ये काम आ गया, क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि यार वो ईमानदार है, वो कभी किसी के मतलब ना किसी का ऐसे पैसा खा के नहीं काम करवाए, कोई जेन्युइन ही होगा। इस फील्ड की ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ ये नहीं है कि जो बेईमान है उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, जो बेईमान है उनको तो ज्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ ईमानदारी को पूछा जाता है, ये कम से कम अभी तक बचत है। यस, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करते हैं क्लास, कंटिन्यू करते हैं। जी गुड इवनिंग। चलो भैया अपने क्लास शुरू करते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, अपने अभी तक जितना पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं, ताकि अपने आज की क्लास चालू कर सकें। फिर हमने जब एग्जीक्यूशन का टॉपिक चालू किया था, एग्जीक्यूशन का टॉपिक कहां से कौन से सेक्शन से किस सेक्शन तक है, और ऑर्डर में 21। सबसे पहले जब अपने बेसिक चालू किया तब हमने ये चालू किया था कि भैया एग्जीक्यूशन, सॉरी, क्या एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डालना जरूरी है, आवेदन करना जरूरी है? आप आवेदन करोगे तभी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी क्या? यस। क्या एप्लीकेशन जरूरी है, आवेदन करना जरूरी है? बाकी लोग नहीं जरूरी, क्यों? भैया एग्जीक्यूशन कोर्ट खुद से भी कर सकती है। हाँ, अगर कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रही तब आप एप्लीकेशन डालेंगे, अगर कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट नहीं करती है तब आप आवेदन डाल देना। अब बात आती है, आवेदन अगर लगेगा तो किस नियम में, किस सेक्शन में, किस ऑर्डर में डाला जाएगा? ऑर्डर 21 रूल। ठीक है। अब एप्लीकेशन कैसे डाली जा सकती है, ओरल या राइटिंग? बाकी राइट, मतलब लिखित में ही आप आवेदन करेंगे। सिर्फ एक केस है, अगर रिकवरी ऑफ मनी की डिक्री है, पैसे की रिकवरी का मामला है और उसी चीज को लेकर आदेश पारित हुआ है, तो आप ओरल एप्लीकेशन डाल दो, कोर्ट उसी पे ही काम कर जाएगी। तो नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए कि भैया एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे होगा या कोर्ट सुओ मोटो कर सकती है, बताओ भाई। सुओ मोटो भी कर सकती है, दोनों में से कैसे भी कर सकती है। हाँ, अगर कोर्ट खुद से नहीं करती तब आप आवेदन डाल देना, आवेदन आप ऑर्डर 21 के रूल 10 में डालेंगे। ओके, उसके बाद अगर आप कोई भी आवेदन डालते हो तो आवेदन लिखित में और मौखिक कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना कि भैया एग्जीक्यूशन भी कैसे, सीधा बोले तो एग्जीक्यूशन कैसे भी हो सकता है, एप्लीकेशन कैसे भी हो सकती है। अब आ जाइए, कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी? अरे यार, कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी?
वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की और वो कोर्ट जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई। चलिए ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कोर्ट। कौन सा सेक्शन बोलता है? 38। चलिए, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है कोर्ट विच पास्ट डिक्री? न्यायालय जिस द्वारा डिक्री पारित की गई है वो किस सेक्शन में डिफाइंड है? 37। कौन सा सेक्शन बताता है कि डिक्री कब ट्रांसफर हो सकती है? 39। क्या डिक्री कोर्ट खुद से ट्रांसफर कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए? नहीं कर सकती। किसके आवेदन पे करेगी? डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर। ओके। क्या डिक्री किसी भी कोर्ट को ट्रांसफर हो सकती है? फिर कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, वो कोर्ट जो उस केस को सुनने की शक्ति रखती है वही एग्जीक्यूट कर सकती है। ऐसे नहीं है आप किसी भी कोर्ट को दे दोगे। ठीक है। क्या डिक्री इंडिया के बाहर भेजी जा सकती है एग्जीक्यूशन के लिए? हाँ जी। हाँ, कौन सी कोर्ट को भेजा जाएगा? जो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, सेक्शन 45। ठीक है। क्या इंडिया के बाहर की डिक्री इंडिया में एग्जीक्यूट हो सकती है? हाँ जी। और हाँ, दो कंडीशन है, अगर तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वाला सिचुएशन हो, और या फिर जो इंडिया के बाहर जो कोर्ट है वो कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसपे कंट्रोल है, या ऐसा कुछ है। ठीक है, अब आ जाइए। प्रिसेप्ट का सेक्शन क्या है? 46। कितने समय के लिए आदेश लागू रहता है? 2 मंथ्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिसेप्ट किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? कोर्ट पासिंग डिक्री। कोर्ट पासिंग डिक्री। प्रिसेप्ट क्या कोर्ट खुद से इश्यू कर सकती है? प्रिसेप्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर ही होगा। सीधी सी बात है। अब जो निष्पादन वाला जो प्रावधान है उसमें कोर्ट खुद से कुछ नहीं करती है। ठीक है जी। क्या डिक्री लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूट हो सकती है? कौन सा सेक्शन बोलता है? 50 और 52। ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब आता है मुद्दा ये कि भैया डिक्री एग्जीक्यूट अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के निष्पादन के क्या क्या तरीके हैं? दोबारा बोल रहा हूं, ये टॉपिक आपका प्री में, ये टॉपिक आपका मेंस में कई बार आया हुआ है। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हालांकि इसमें जो सेक्शन वाला एरिया है ना, ज्यादातर वो पूछते हैं लोग। ऑर्डर वाला बहुत बहुत रेयर पूछा गया, बट अपने करेंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो किसी दिन बाय सरप्राइज ही होगा। हो सकता है अब वो चाहे तो अपनी किस्मत अच्छी मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, कि भाई कभी ना कभी ऐसा होगा, हो सकता है अगला ही पेपर ऐसे लेवल का आ जाए कि जहां पर ये लोग वहां से सवाल पूछें जो नॉर्मली नहीं पूछे जाते। उस समय हमें फायदा होगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो हम उसको छोड़ के ही चल रहे, नहीं। हम करके जाएंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं अच्छी बात है, जहां से क्वेश्चन नहीं आते हम करके जाएंगे। अगर किसी भी दिन आया, और निश्चित है, चाहे तो 1 साल मान लो, चाहे 2 साल मान लो, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ इतनी हाई जा रही है तो पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कट ऑफ हाई जाना इज लाइक आपके पेपर का लेवल नहीं है। अगर आपके पेपर में कोई भी बच्चा 70 नंबर से, मतलब 70% मार्क्स इजीली ला रहा है,
और कट ऑफ ही 80 के आसपास जा रही है तो दैट मीन्स आपके पेपर का लेवल नहीं है, आपके पेपर का लेवल बढ़ाओ। जैसे आरपीएससी है, बीच में आरपीएससी के पेपर्स की कट ऑफ बहुत ऊपर जाने लग गई थी, आरपीएससी ने क्या किया, पेपर का लेवल बढ़ाया, क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाना इज लाइक आपके पेपर का लेवल नहीं है। तो ये किसी ना किसी दिन होगा और हो सकता है अगली वैकेंसी में हो जाए या उसके अगली में हो जाए, कह नहीं सकते कब होगा। चलो अब आ जाओ मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में अगर बात करें तो सेक्शन 51 इसकी बात करता है। सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर कभी भी डिक्री एग्जीक्यूट की जाती है तो कोर्ट जो है उस डिक्री को कुछ तरीके हैं जैसे जिससे वो एग्जीक्यूट कर सकती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं रिसीवर इज सेड, SAD, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये क्या होता है साहब? सर ऐसा होता है कि कई बार कोई संपत्ति का विवाद होता है, जिस विवाद के अंदर ये होता है कि एक आदमी कहता है साहब प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कहता है साहब प्रॉपर्टी मेरी है। कोर्ट को लगता है कि भैया हो सकता है इन दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी हो, पर अगर इनमें से किसी एक को भी प्रॉपर्टी के कब्जे में छोड़ दिया ना तो वो प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा। क्यों? ताकि वो दूसरे के काम की ना रहे। तो कोर्ट क्या कर देती है, उस आदमी को वहां से कब्जे से हटा के एक थर्ड पार्टी, एक इम्पार्शियल आदमी को रख देती है। हालांकि ज्यादातर केस में क्या होता है, कोई सरकारी ऑफ मतलब गवर्नमेंट तो नहीं, जैसे मान लो आपके एरिया में तहसीलदार होगा, उसको कह दिया जाएगा कि आप इस संपत्ति को संभालो, कलेक्टर होगा उसको कह दिया जाएगा आप इस संपत्ति को संभालो, कब तक? जब तक केस चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब ये क्या है, एक तो हम बोल रहे हैं जब तक केस चल रहा है, एक क्या होता है कई बार कोर्ट ने डिक्री पास कर दी और डिक्री पास करने के बाद डिक्री किस चीज की है कि भैया इस प्रॉपर्टी को बेच के इसको पैसे दिलवा दो। अब प्रॉपर्टी तो बिकते बिकेगी ना, ऐसे थोड़ी कि कल ही बेच दोगे आप, भैया उसकी बिकवाली निकालोगे, उसका बिड होगा, ऑक्शन होगा, फिर प्रॉपर्टी बिकेगी। तब तक क्या करें? तब तक ये रिसीवर उस प्रॉपर्टी को संभाल ले। तो ये एक एग्जीक्यूशन के अंदर हो जाता है। देन एस, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी एज यूजुअल प्रॉपर्टी का अगर केस है तो कोर्ट उसके अंदर प्रॉपर्टी को बेच देती है। कोई पैसे वैसे का विवाद है, किसी को पैसे दिलवाने हैं, प्रॉपर्टी बेच देगी। अब सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है डायरेक्ट सेल, एक होती है पहले कुड़की। तो उसको हम बोलते हैं सेल के अंदर दो होते हैं, एक तो होता है अटैचमेंट एंड सेल, कि पहले कुड़की फिर बेची जाएगी। एक होती है डायरेक्ट सेल जिसको हम बोलते हैं सेल विदाउट अटैचमेंट। तो ये कट रही है, एक मिनट रुको, मैं दोबारा स्क्रीन चालू करता हूं ना, एक मिनट रुकना। अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। चलो अब आ जाओ। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये किसी भी डिग्री में हो सकता है, किसी भी तरह के डिग्री में। पैसे का विवाद है तो पैसा नहीं दे रहा, जेल में डाल दो। प्रॉपर्टी का विवाद है कि साहब ये प्रॉपर्टी आपने कहा था प्रॉपर्टी इससे ले लो, ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, कोर्ट के इसको जेल में डाल दो। क्यों डाल दो? ताकि प्रॉपर्टी उसकी ली जाए इसके। तो किसी भी तरीके से अगर कोर्ट को डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है और जो बंदा है जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है वो डिक्री को एग्जीक्यूट होने नहीं दे रहा है तो कोर्ट उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट करवा सकती है। तो वो भी एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया कि डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। एंड देन फाइनली इज डिलीवरी। डिलीवरी, अब ध्यान देना, हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि भैया डिक्री को एग्जीक्यूट करने के क्या क्या तरीके हैं। हालांकि सिर्फ इतने तरीके नहीं हैं, इसके अलावा भी हैं। ये कॉमन बोल दो या सबसे ज्यादा जो मेजर तरीके हैं वो ये है, जिसको आप फेमस बोल सकते हो वो ये है। हम बोलते हैं कि भैया अगर डिक्री एग्जीक्यूट होनी है तो डिक्री कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है, तो हम बोलते हैं साहब डिक्री एग्जीक्यूट होने के फलाने फलाने तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? रिसीवर सेड, रिसीवर इज सेड, SAD, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, S, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके अंदर दो तरीके होते हैं, अटैचमेंट एंड सेल या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट विदाउट सेल नहीं, सेल विदाउट अटैचमेंट। कई बार कोर्ट कुड़ करके फिर बेचती है, कई बार कोर्ट डायरेक्ट ही बेच देती है, वो कोर्ट की इच्छा पे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ए, अरेस्ट एंड डिटेंशन, एंड देन इज
डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, हमने जो ये चीज लिखी है ना, ये हमने नॉर्मली लिख दी कि भैया डिक्री ऐसे एग्जीक्यूट हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डिक्री ऐसे हो सकती है। भैया डिपेंडिंग अपॉन केस के जो तथ्य होते हैं उसके अनुसार है। अब मान लो कोई केस ही पैसों का है, मैंने आपने मेरे ऊपर केस किया, कोर्ट ने मेरे को कह दिया कि भैया इनको 1 लाख रुपए दो, मैंने आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अब उस केस के अंदर मान लो वो जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट करवाना है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए देने हैं, तो कोर्ट कैसे एग्जीक्यूट करवा सकती है? या तो कोर्ट मेरे को जेल में डाल देगी, पैसे दो नहीं तो हम तुमको जेल में रखेंगे, मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच के आपको पैसे दिलवा देगी, या मेरी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट बेच देगी, ये हो सकता है। अब मैं उसमें बोलूं डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सर ये तो तरीका ही नहीं हो सकता। क्यों? प्रॉपर्टी का केस ही नहीं है। भाई प्रॉपर्टी का केस होगा तभी तो ये तरीका होगा ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम जनरल बात कर रहे हैं कि भैया डिक्री जो है वो ऐसे एग्जीक्यूट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर डिक्री, हर एक डिक्री ऐसे एग्जीक्यूट होगी, नहीं। कुछ डिक्री हो सकता है इनमें से कोई 2-3 ऑप्शन में से कैसे भी हो सकती है, कुछ होगी डिलीवरी से हो सकती है, कुछ होगी जो सिर्फ एक आधे से हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन डिक्री, डिपेंडिंग अपॉन केस है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एक जनरल बात पढ़ रहे हैं कि भैया एग्जीक्यूशन के क्या क्या तरीके होते हैं, कोई भी जो डिक्री है वो कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है। तो हम बोलते हैं साहब 4 तरीके हैं मेजर, कॉमनली ये 4 तरीके, वैसे 4 नहीं आप 5 बोल सकते हो, 1 2 3 4 और 5 कॉमनली। अब आपसे कभी भी 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि भैया डिक्री के एग्जीक्यूट होने के क्या क्या तरीके, आप ये लिखोगे। आपसे प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा सेक्शन है जो बताता है कि डिक्री कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है, सेक्शन 51। आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिक्री के एग्जीक्यूट होने के कॉमन तरीके बताओ, तो ये तरीके बताओगे, कॉमन तरीके ये तरीके। तो अभी तक कोई भी डाउट, ताकि फिर मैं आपसे कुछ पूछ सकूं? हाँ जी, कोई भी डाउट? रिसीवर अभी बता देता हूं, और किसी का कोई भी सवाल? हाँ जी, और किसी का कोई भी सवाल? चलो, रिसीवर का मतलब ये होता है कि जैसे कई बार क्या हो जाता है ना, मान लीजिए आपका और मेरा संपत्ति का विवाद है, मेरे खिलाफ डिक्री पास हो गई कि डिक्री मुझे संपत्ति जो है मुझे दी जाए, पर अभी भी आप अपील में चल रहे हो, अभी भी ऐसा है कि भाई संपत्ति अभी मेरे पास नहीं आ सकती। मैं कोर्ट में जाता हूं, मैं बोलता हूं साहब संपत्ति इसके पास भी मत रखो। क्यों? सर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको तो पता लग गया कि ये लगभग केस हार रहा है, ये तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कोर्ट वहां क्या कर देगी कि भैया, जैसे मान लो डिक्री तो मेरे खिलाफ, मेरे पास, मेरे फेवर में आ गई, तो कोर्ट मेरे को ये कह देगी कि ये लो, हम और तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हम इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। कब तक रहेगा ये? जब तक लगता है, जब तक हम तुमको वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तब तक ये रहेगा। उससे क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी बची रहेगी। तो रिसीवर, हमें रिसीवर ऐसा नहीं कि केस के डिक्री के अंदर ही, केस के दौरान, चलते केस में, फैसले के बाद अगर कोर्ट को लगता है जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जो है ना केस की, उसको कोई नुकसान हो सकता है, केस की कोई भी पार्टी उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां पर कोर्ट क्या करती है, पार्टियों को हटा के वहां पर एक थर्ड थर्ड पार्टी रख देती है, इम्पार्शियल बंदा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कहा जाता है कि तुम इस संपत्ति को संभालो। वो होता है रिसीवर, वो उस प्रॉपर्टी को संभालेगा, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी कमाई आ रही है उसको इकट्ठा करेगा और कोर्ट को जमा कराएगा। क्यों? क्योंकि वो कमाई उसकी नहीं है, वो कमाई तो जिसका जो भी प्रॉपर्टी कमा ली है उसकी होगी। उसका काम क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी खर्चे नहीं, बिल भरना है, वो सब वो उस कमाई में से भर देगा, ये उसका काम होगा, मैनेजमेंट का काम होगा, ये होता है रिसीवर। जी, यस, आप ये कह सकते हैं। चलो अब मेरे को बताओ, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, मतलब डिक्री को एग्जीक्यूट करने के, निष्पादन करने के क्या क्या तरीके हैं? हम्म हम्म अटैच एंड डिटेंशन या अरेस्ट एंड डिटेंशन? हाँ, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट करके सेल करना, या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट। अब आती है बात, क्या कोर्ट डिक्री खुद से एग्जीक्यूट करती है?
क्या कोर्ट डिक्री खुद से एग्जीक्यूट करती है? करती है भाई। हाँ करती है ना, कर सकती है, कर सकती है। अब ध्यान देना, ये मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके सेक्शन 51 में लिखा हुआ है कि अगर डिक्री होल्डर आवेदन करता है तो सर, ये बात यहाँ इसलिए लिखी गई है कि अगर डिक्री होल्डर आवेदन करता है तो ये बात यहाँ इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये प्रावधान लगते ही तब है अगर कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। अगर कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट कर रही है तब आवेदन होएगा ही नहीं। कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट कर रही है तब तो कोर्ट इनमें से किसी से भी एग्जीक्यूट कर देगी। ये तो ये कहा गया कि भैया जब तुम आवेदन कर रहे हो ना, तुम बता दो कि कैसे चाहते हो डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना। हालांकि वो बात अलग है, कोर्ट की इच्छा होगी कि एग्जीक्यूट कैसे करनी है, पर तुम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो। तो हम ऐसे बोलते हैं कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर के आवेदन के ऊपर कोर्ट डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट कर सकती है? इनमें से किसी भी तरीके से। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अपने ने जब ऑर्डर 21 का रूल 11 पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, अपने ने कहा था कि भैया अगर आप आवेदन कर रहे हो ना कि साहब डिक्री एग्जीक्यूट कर दो, तो वहां लिख दो, बता दो कि तुम कैसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, इनमें से कौन से तरीके से, एक तरीका, दो तरीका, सारे तरीके कौन से। वो बात अलग है कि कोर्ट की इच्छा होगी, पर आप लिख सकते हो। हमने ये बात यहां तो लिखी क्योंकि अगर कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट कर रही है तो कोर्ट इनमें से कोई भी तरीका फॉलो कर सकती है, फिर आप कोर्ट बाउंड नहीं है आपकी बातों से। पर अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आप बता सकते हो। तो इसीलिए हमने ये चीज लिखी है कि सेक्शन 51 ये बात बोलता है। क्या बोलता है? मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, डिक्री एग्जीक्यूट होने के कितने तरीके हैं? डिक्री एग्जीक्यूट होने के मोटा मोटी 4 तरीके, वैसे तो 5 है, 4 तरीके हैं। अब ध्यान देना, देखो दोबारा बोल रहा हूं, ये तो छोटा मोटा सा टॉपिक है। अब ध्यान देना, यहां से मेन टॉपिक चालू होगा। कौन कौन से तरीके आए? डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है, या फिर सेल बोल दो डायरेक्ट। उसके बाद रिसीवर अपॉइंट करना। ये एक एक टॉपिक पे पूरी राम कहानी है, पूरी की पूरी राम कहानी है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कैसे? जजमेंट डेटर को अरेस्ट करके, तो उसके अंदर आएगा 55 से लेकर 59, ऑर्डर 21 के अंदर रूल 37 से 40। अपने ये सारी कहानी पढ़ेंगे, ये हमसे पूछा जाएगा। अगर कभी भी एग्जामिनर को ऐसा होगा कि उसको आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि जहां वो आपको कंफ्यूज या जहां वो आपको सच में देख सके कि आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो ये पूछेगा कि भैया अगर डिक्री को अरेस्ट एंड डिटेंशन के तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब जजमेंट डेटर को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता है, तो क्या 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 चीजें होनी चाहिए? तो जिसके अंदर हमारा सबसे पहली बात बनती है प्रक्रिया। ये क्या है कि भैया अगर जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा रहा है डिक्री के निष्पादन के लिए, तो कैसे अरेस्ट होगा, कब अरेस्ट होगा, कब नहीं होगा, घर में घुस सकते हो कि नहीं घुस सकते हो, दिन रात में अरेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें। उसके बाद टाइम, कितने समय के लिए आप उसको अरेस्ट या डिटेन कर सकते हो, कोई समय सीमा है क्या? उसके बाद क्या अगर वो बंदा बीमार है तो अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, या आप ये बोल सकते हो कब अरेस्ट नहीं होगा, ये बोल सकते हो आप बात, कब अरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद कौन अरेस्ट नहीं होगा। ये जो कौन अरेस्ट नहीं होगा ना, ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ईयर तो नहीं याद, दूसरे राजस्थान जुडिशरी का शायद हो गई उसको तीसरा चौथा, आज से जो भी तीसरा चौथा पहले पेपर हुआ था वो, कौन अरेस्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद कुछ भी ऐसा मेसी पेसी, हाँ उसके अलावा कुछ भी, हाँ खर्चा। अगर जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका खर्चा कौन देगा? अरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ अरेस्ट, उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है तो क्या गुजारा भत्ता, जिसको आप एक तरह सब्सिस्टेंस अलाउंस या मेंटेनेंस बोल सकते हो, क्या वो डिक्री होल्डर देगा क्या उसको कि भैया उसकी वजह से वो जेल में है? क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या? ये भी अपने पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, जो हमारा अभी तक का टॉपिक था कि डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था, उसमें कुछ भी नहीं है। कहानी यहां से चालू होती है कि अगर कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए जजमेंट डेटर को अरेस्ट या डिटेन करती है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला आता है प्रक्रिया, प्रोसीजर। सेक्शन 55
पहले बेसिक पे काम करते हैं। सेक्शन 55 प्रोसीजर जो ये बोलता है कि अगर जजमेंट डेटर को अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है तो कभी भी कर सकते हो अरेस्ट। सर आप उसको कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, बस कहानी ये है कि आप अरेस्ट करने के लिए अगर उसके घर में घुस रहे हो तो आप रात में नहीं घुस सकते, आफ्टर सनसेट नहीं जा सकते। अब ध्यान देना, पहला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अरेस्ट कब किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ये मत बोल देना नहीं कर सकते हो रात में, सर कर सकते हो, कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, किसी भी समय में कभी भी अरेस्ट कर सकते हो। बस अगर उसको अरेस्ट करने के लिए आप उसके घर में घुस रहे हो ना, घर में, उसको दुकान से उठा रहे हो, उसको सड़क से उठा रहे हो, कभी भी कर लो, कोई नहीं रोक रहा। पर अगर उसके घर में घुस रहे हो, उसको अरेस्ट करने के उसके घर में जा रहे हो, तब नहीं जा सकते। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ लेते हैं कि सूरज छुपने के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते, पढ़ते हैं ना अपने ऐसा कि सूरज छुपने के बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सर वो सीआरपीसी है, सीपीसी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर बोलता है कि सूरज छिपने के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सिविल में कहा गया है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय पे अरेस्ट कर लो। हाँ अगर उसके घर में घुसना है तब मत, तब नहीं जाओगे। उसके घर में आप सूरज छिपने के बाद नहीं जा सकते, ठीक है साहब। कब आ गया उसके बाद, गेट वेट तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो फोर्सफुली अंदर घुस सकते हो कि नहीं घुस सकते हो। सर ऐसा है, जो एक तो होता है घर का मेन डोर, एक होता है अंदर के कमरों के डोर, दो चीजें होती है। जो मेन डोर है जिसको बोला जाता है आउटर डोर, सर आउटर डोर आप नहीं तोड़ सकते। आउटर डोर आप तोड़ोगे नहीं, पहले आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे, पहले उसको बताओगे कि भैया गेट खोल दे, देख अगर गेट नहीं खोलता है फिर हमको तोड़ना पड़ेगा। और आउटर डोर भी आप तभी तोड़ोगे जब आप इस चीज से सही बिल्कुल कंफर्म हो कि वो बंदा अंदर है। ऐसे नहीं है कि हमें शक था वो बंदा अंदर है, नहीं सर, अगर वो बंदा अंदर है तो ये बात आती है कि क्या आउटर डोर, बाहर का गेट तोड़ा जा सकता है? बाहर का गेट तभी तोड़ा जा सकता है अगर वो बंदा अंदर है एंड आपको एंट्री नहीं दे रहा। आपने उसको बोला कि अंदर आने दो, वो आपको एंट्री नहीं दे रहा। अब आता है क्या रूम के डोर तोड़े जा सकते हैं? तोड़ सकते हो, रूम के डोर तोड़ सकते हो। बाहर के गेट में तो फिर भी थोड़े कंडीशन डालिए कि ये नहीं वो नहीं, रूम के डोर तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है वो उस कमरे में है तोड़ दो, बाहर का डोर ऐसे नहीं करोगे, रूम का डोर तोड़ सकते हो। अब अगर डिक्री फॉर मनी है और आप उसको अरेस्ट करने जाते हो और वहां पर वो पैसा पे कर देता है, क्या उसको छोड़ दोगे आप? सर छोड़ दिया जाएगा। अगर डिक्री फॉर मनी है, पैसे का विवाद था, पैसे का डिक्री था, उसने नहीं पे किया, कोर्ट ने कहा उसको अरेस्ट करके ले आओ। पुलिस वाले जाते हैं अरेस्ट करने, वो कहता है ये लो दे दिए पैसे और बताओ। कोर्ट ने कहा था 1 लाख रुपए, कि ये लो 1 लाख रुपए। अब आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, अब नहीं कर, अब आप ये नहीं कह सकता पुलिस वाला कि अच्छा हम तो आए हैं, हमें तो कोर्ट का आदेश था, नहीं सर। अगर डिक्री फॉर मनी के अंदर अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है, वो बंदा जब अरेस्ट करने जाते हैं तब पैसे पे कर देता है, पैसे के साथ साथ जो कॉस्ट खर्चा लगा ना, जो भी अरेस्ट वारंट इश्यू होने का, अरेस्ट का पे कर देता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता, पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता कि भैया अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है ऐसे कैसे छोड़ दें, नहीं साहब, अरेस्ट वारंट तुरंत कैंसिल माना जाएगा, तुरंत कैंसिल माना जाएगा। अब आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब ध्यान देते ना, अरेस्ट के अंदर, अरेस्ट एंड डिटेंशन के अंदर हमारा जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर अगर हम सबसे पहली बात पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि भैया कभी भी अरेस्ट कर सकते हो। जी सर, सिविल के अंदर आप कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, यहां क्रिमिनल का रूल मत लगा देना कि एनी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल जी, आउटर डोर नहीं तोड़ा जा सकता, इनर डोर तोड़ा जा सकता है। इनर डोर को लेकर रूल नहीं है क्योंकि घर के अंदर है, क्या पता लगता है, तोड़ बोड़ तो कोई फर्क नहीं है। बाहर का दिक्कत हो जाता है क्योंकि फिर बाहर का महंगा गेट होता है, तो इसलिए नहीं तोड़ सकते हो आप। अब आ जाओ, अगर आप अरेस्ट करने जाते हो तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हो सिविल के अंदर, जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। देन अगर घर में घुसना है तो ध्यान रखना है, देन ये हो गया कब वाला पॉइंट। दूसरी बात,
अगर घुसने के लिए फोर्स यूज कर सकते हो, कर सकते हो। ऐसा नहीं है फोर्स यूज करने के अंदर आप गेट वेट तोड़ दोगे, गेट वेट नहीं तोड़ोगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको। गेट आप तब तोड़ सकते हो अगर वो घर के अंदर है वो बंदा जिसको अरेस्ट करना है और वो आपको एंट्री नहीं दे रहा, आने नहीं दे रहा, तब आप तोड़ दो। आपने उसको बोला कि भैया आने दे, ऐसे मत कर, वो फिर भी नहीं माना। अब आती है बात, अगर आप आउटर डोर, मेन डोर तोड़ के अंदर आ गए हो तो क्या आप कमरों के डोर तोड़ सकते हो? कमरों के डोर का कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स कब उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर डिक्री फॉर मनी का मामला है और वो पैसा पे कर देता है, खर्चा पे कर देता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। अब आ जाइए, अगर रूम जो है, जिस रूम में वो घुस रहे हैं, वो रूम में कोई वुमेन है, फीमेल है, और ऐसी फीमेल है जो एज पर हर कस्टम वो पब्लिकली अपीयर नहीं होती है, मतलब आप उसको पब्लिकली अपीयर करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, पर्दा नशीन लेडी, कोई ऐसा घर है जहां पर कस्टम है कि लेडीज घूंघट करके रखती हैं, पब्लिकली नहीं आती हैं, वहां पर साहब आपको एक और नियम फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनके घर का ये नियम है कि उनकी जो लेडीज हैं वो किसी भी मतलब पब्लिकली ऐसे अपीयर नहीं होती हैं, तो वहां पर जो भी अरेस्ट करने जा रहा है पुलिस वाला, वो पहले इनको क्या देगा, एक तरह से टाइम। टाइम किस चीज का, कि मैडम आप कमरा खाली कर दो, हमको कमरे के अंदर आना है, चेकिंग करनी है, टाइम दिया जाएगा। डायरेक्ट नहीं घुस सकते हो, तब आप डायरेक्ट नहीं। कब, अगर वो वुमेन जो है वो खुद जजमेंट डेटर नहीं है, ध्यान दे देना, वो खुद जजमेंट डेटर नहीं है। अब प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा, पहला कब अरेस्ट हो सकता है, दूसरा क्या फोर्स वगैरह यूज किया जा सकता है, तीसरा अगर कमरे में वुमेन है तो, चौथा अगर डिक्री फॉर मनी है तब क्या आप पैसा तुरंत, मतलब अरेस्ट करने आते हैं पैसा पे कर दे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया, चौथा। अब आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप जरूर लिखना प्रोसीजर में, क्या डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इश्यू हो सकता है क्या? अरेस्ट वारंट डायरेक्ट इश्यू हो सकता है क्या? नॉर्मली हम ऐसा ही देखते हैं, आप कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हो और आप बोलते हो कि साहब ऐसा है कि वो बंदा भाग जाएगा और ये कर जाएगा, है ना, वो भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो कोर्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर देता है। सिविल में नहीं होता है, हालांकि आप में से जो वकील हैं वो बता देंगे, प्रैक्टिकली अरेस्ट वारंट वैसे भी डायरेक्ट इश्यू नहीं होता है, बहुत ही सीरियस केसेस में अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाता है, अदरवाइज कोर्ट क्या करती है, पहले सम्मन इश्यू करती है, सम्मन में वो नहीं आता फिर दूसरा सम्मन इश्यू किया जाता है, फिर नहीं आता फिर बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू किया जाता है, अगर फिर भी नहीं आता फिर कोर्ट इश्यू करती है अरेस्ट वारंट। सही है जी? आप में से कोई अगर प्रैक्टिस कर रहा है, सही है, यही प्रक्रिया होती है। हाँ जी, आप में से कोई एनीबडी जो बताना चाहे कि यही प्रक्रिया होती है? यस आकाश जी, आइडिया नहीं है एनीबडी? चलो ठीक है, देखो नॉर्मली प्रोसीजर के अंदर ना, मतलब हाई कोर्ट की रूलिंग है या कोर्ट्स है, कोर्ट्स को यही कहा हुआ है कि आप डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इश्यू नहीं करोगे, पर क्योंकि ये चीजें किताबों में नहीं लिखी हुई है तो हम ऐसा लिख देते हैं कि कोर्ट इश्यू कर देगी। अब जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है ना कि अच्छा ये बताओ, अगर सीपीसी के अंदर किसी को अरेस्ट करना है तो कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर देगी क्या? नहीं करती, ये बकायदा कि लिखा हुआ है, ऑर्डर 21 के रूल 37 में बकायदा लिखा हुआ है, नहीं, कोर्ट पहले उसको नोटिस इश्यू करेगी कि भैया आप आ जाओ यार, आपके लिए आपके खिलाफ हम अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकते हैं, तो अगर आपको आपत्ति है कि मत नहीं इश्यू किया जाए, आप आ जाओ। अगर वो नहीं आता फिर अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाएगा, या फिर कोर्ट अरेस्ट वारंट कब इश्यू कर सकती है, अगर कोर्ट को ये है कि भैया ये फरार हो जाएगा, इसको अरेस्ट कर लो आजकल में, अगर आजकल में इसको अरेस्ट ना किया ना ये फरार हो जाएगा, तब कोर्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकती है। अब ध्यान दे देना, दोबारा बोल रहा हूं, प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि जो प्रोसीजर वाला पॉइंट है वो आपसे मैं क्या कह दूं कि भाई डायरेक्टली नहीं कि ऐसे छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, नहीं पूछी जाएंगी। अगर अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला टॉपिक है, अगर इसमें से मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा कि भैया प्रोसीजर लिखो, तो आप ऐसे लिख देना, कोई तो गलत नहीं हो गया, बिल्कुल सही हो गए। प्री का क्वेश्चन यहाँ से कुछ छोटा मोटा जो आपने लिखा कोई वैसा बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर आप मेन 5 पॉइंटों पे याद रख लेना कि अरेस्ट कब हो सकता है,
अरेस्ट के लिए फोर्स यूज किया जा सकता है कि नहीं, अगर कमरे के अंदर लेडीज है तब क्या होगा। उसके बाद आता है कि भैया क्या डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इश्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और अगर अरेस्ट के समय वो पैसा पे कर देता है तो उसको छोड़ा जाएगा या नहीं, मतलब अरेस्ट वारंट कैंसिल होगा या नहीं। ये 5 पॉइंट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 55। किसी का कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि अपने आगे बात कर ले। उस केस में नहीं लगेगा जी, उस केस में आपको वो नहीं, वो जो अपने ने लिखा कि भाई वुमेन को आप टाइम दोगे, फिर टाइम नहीं, आप अरेस्ट कर लो। हाँ जी, हाँ वुमेन के केस में, पर फिर वो कहानी वो आ जाती है, अगर आप वुमेन को अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपके साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है फिर। हाँ जी, देखो आप घर में ही नहीं घुस सकते हो, अगर घर में घुस रहे हो अरेस्ट करने के लिए तो घुस ही नहीं सकते हो। आप उसको सड़क पे अरेस्ट करना चाहते हो कभी भी कर लो, उसकी दुकान से अरेस्ट करना चाहते हो, आप घर में नहीं घुस सकते हो। घर से अरेस्ट करना है तब नहीं जा सकते हो। देखो घर का रीजन एक ही होता है कि घर के अंदर जो कहा जाता है, जो मेन वजह होती है कि मेल साइड से देखते हैं ना, क्योंकि कानून ऐसे ही बनता है कि भाई मान लो कोई आदमी है, आपको किसी आदमी को अरेस्ट करना है, तो उस बंदे को अरेस्ट करना है ना, उसके घर में उसके माँ बाप होंगे, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे। वो अगर ये चीज को देखेंगे तो वो घबरा जाएंगे। उनका कानून के प्रति जो एक नहीं तो आदमी को होता है, लॉ एक अच्छी चीज है, उनका कानून के प्रति एक नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा कि पुलिस वाले बुरे लोग होते हैं, कानून जो कोर्ट जो होती है वो बुरी होती है। क्यों? उनका ये सिनेरियो बन जाएगा कि भाई उन्होंने हमारे, हो सकता है पिताजी जो है वो ऑब्वियस गलत है तभी अरेस्ट हुए हैं, पर बच्चे को तो ये होगा ना कि वो मेरे पापा है। तो इसलिए बोला गया कि भैया आफ्टर सनसेट नहीं। क्यों? क्योंकि आफ्टर सनसेट क्या है, घर में सब लोग होते हैं, माहौल ऐसा होता है कि अगर आप जाओगे तो एक डराने वाला माहौल बन जाएगा, इसलिए, है ना। और क्योंकि सिविल का केस है भाई, वैसे सिविल का केस है तो इतना कोई सीरियस केस तो माना ही नहीं जाता सिविल का, तो इसीलिए रखा गया भाई सिविल में तो बिल्कुल भी मत अलाउ करो। क्रिमिनल में तो फिर भी कहा गया कि आप मजिस्ट्रेट की परमिशन से चले जाओ, पर सिविल में तो कहा गया कि बिल्कुल ही अलाउ मत करो। एक मिनट, हाँ। नमस्कार सर। हाँ सर, क्लास चल रही है। बस अभी मान के चलिए आधा पौना घंटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। हाँ जी, कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट? नहीं 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 नहीं, क्रिमिनल में नहीं, सिविल में, सिविल की बात कर रहे हैं अपने। क्रिमिनल में तो कोर्ट, देखो क्रिमिनल में जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई ना भाई, कोर्ट सम्मन इश्यू करती है, कोर्ट अरेस्ट वारंट डायरेक्ट इश्यू नहीं करती है, वो हाई कोर्ट की वजह से है। हाई कोर्ट ने ऐसी रूलिंग्स दे रखी है कि भाई आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करोगे, आप सम्मन इश्यू करो, वो नहीं आता है फिर उसको डबल दूसरी वार्निंग दो, वो फिर भी नहीं आता तो बेलेबल अरेस्ट हो, वो हाई कोर्ट की रूलिंग्स है, इस वजह से ऐसा होता है। पर अगर हम बोले कि क्रिमिनल में सीआरपीसी या बीएनएसएस ऐसा बोलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, है ना। कौन से वाला? ये वाला ये कहता है कि सीपीसी बोलता है कि भैया अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो सिविल प्रोसेस में, सिविल केस में अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट अरेस्ट वारंट नहीं इश्यू करोगे, आप पहले उसको नोटिस दोगे। नोटिस किस चीज का? कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू हो सकता है, अगर तुम्हें इस चीज को लेकर कोई आपत्ति है तो फलानी तारीख को आ जाओ। अगर वो आ गया तो ठीक है, और अगर वो नहीं आता फिर अरेस्ट वारंट इश्यू कर दो। और ऐसा नहीं कि ये रूल फॉलो करना ही करना है नोटिस वाला, अगर कोर्ट को लगता है कि भैया ये तो भाग जाएगा, अगर इसको नोटिस वोटिस दिया ये तो भाग जाएगा, तब कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकती है। ठीक है जी, और बताओ, और कोई डाउट? फिर आगे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कर दें। अब प्रोसीजर के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये क्या है? तो हम बोलते हैं सर वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। कब? अगर डिक्री है फॉर पेमेंट ऑफ मनी। डिक्री किस लिए है? फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अब ध्यान देना,
वुमेन के केस में तो रूल ही है, अगर पैसे का मामला है, पैसे की डिक्री है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, पैसे की रिकवरी के लिए अरेस्ट नहीं हो सकती। अब सवाल ये आता है कि अगर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है और बंदा मेल है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब बात यही हुई फिर, बात यही हुई फिर। हाँ जी, यही हुई। नहीं सर, ये नहीं है। वुमेन के केस में तो अपवाद ही नहीं है, डिक्री फॉर मनी है, जजमेंट डेटर मतलब जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है वो वुमेन है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर मेल भी है ना, तब भी जनरल रूल यही है कि अरेस्ट नहीं होगा, पर उसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है कि जब आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। मेल के केस में भी रूल यही है कि अरेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, पर इसके एक्सेप्शंस है। अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? इसके एक्सेप्शंस है कि साहब अगर ऐसा लगता है कि वो भाग सकता है, साहब वो पे नहीं कर रहा, जानबूझ के पे नहीं कर रहा, उसके पास पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, वो फिर भी पे नहीं कर रहा जानबूझ के, कि उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो मेरा। तीसरा, फिड्यूशरी कैपेसिटी में लायबल है। फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब कि सर जो ये पैसा का जो पैसा इसको जो देना है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसने कोई इस पे पेनल्टी वगैरह लग रही है, नहीं, ये लेनदानी का पैसा, लेन देन का पैसा, कोई इससे सामान उधार लेके आया था, कोई इससे पैसे उधार, उस चीज के पैसे हैं, तब आप इसको अरेस्ट कर सकते हो। या फिर चौथा, ये जो बंदा है ना, ये बंदा बैड एक्ट करता है। बैड एक्ट का मतलब साहब, बैड एक्ट का मतलब साहब जब इसके ऊपर केस हो जाता है ना, इसको पता है कि आज नहीं तो कल मेरे खिलाफ फैसला होगा, ये अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच देता है, प्रॉपर्टियां बेच देता है, या तो रिमूव कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, सेल कर देता है, गायब कर देता है। ऐसा क्यों? ताकि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, पैसा रिकवर कहां से करोगे, तब आप अरेस्ट कर सकते हो। तो फीमेल के केस में तो ऐसा है कि अरेस्ट हो ही नहीं सकता। मेल के केस में है कि अरेस्ट जनरल रूल है, नहीं हो सकता, पर अपवाद है, जब आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अपवाद क्या क्या है? अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये भाग जाएगा अगर अरेस्ट नहीं किया, तो पैसा कहां से लेंगे, या फिर पैसा है पर ये देने से मना कर रहा है, या फिर फिड्यूशरी कैपेसिटी में लायबल है कि जो पैसा बनता है वही लेन देन का पैसा है, या फिर इसने कोई बैड एक्ट किया है। बैड एक्ट मतलब केस फाइल होने के बाद इसने अपनी प्रॉपर्टियों को गायब कर दिया, क्यों? ताकि डिक्री एग्जीक्यूट ना हो पाए, तब कोर्ट इसको अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज मेल में भी ये रूल है कि डिक्री में जजमेंट डेटर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अब ध्यान देना, प्रोसीजर हमने पढ़ा, प्रोसीजर के बाद हमने ये पढ़ा कि भाई किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो फीमेल के केस में तो ध्यान ही रख लेना कि फीमेल के केस में फीमेल को कभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर डिक्री किस चीज की है, मनी की। पर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अगर डिक्री है पेमेंट ऑफ मनी की और मेल है, तो क्या उसे अरेस्ट किया जा सकता है? जनरली नहीं किया जा सकता, हालांकि उसके अपवाद है। ठीक है, इसको एक अपने सेपरेट क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 नंबर में आया हुआ है कि अगर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है तब कब अरेस्ट हो सकता है। तो अपने को ये दोनों चीजें लिखनी है कि भैया वुमेन के केस में तो अरेस्ट हो ही नहीं सकता, मेल के केस में है कि ये अपवाद है। ठीक है, अब आ जाइए पीरियड, कितने समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। पहला हमने बात की प्रक्रिया, दूसरा हमने बात की किसको अरेस्ट किया जा सकता है, किसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता। प्रक्रिया में है सेक्शन 55, उसके अंदर हमने 5 बातें पढ़ी हैं। फिर आता है किसको अरेस्ट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, वो हो गया। अब आती है बात कितने समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट हो सकता है तो उसमें सीधा सा कहा जाता है हाँ जी, कि अगर जो डिक्री है वो कितने रुपए के लिए है, 5,000 रुपए के लिए, सॉरी 5,000 रुपए से या उससे ज्यादा के लिए। अगर जो डिक्री है 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की, अगर जो डिक्री है वो है लेस देन ₹2,000। अब ध्यान देना, इन्होंने 3 रूल बनाए इसके अंदर कि भैया अगर जो डिक्री है वो है 5,000 रुपए से ऊपर की जो भी पैसा देने की बात हुई है, अगर वो 2,000 से लेकर 5,000 मतलब 2,000, हाँ ठीक है 2,000 से लेकर 5,000, या फिर अगर है 2,000 से कम, 5,000 रुपए से ज्यादा की है तो आप उसको मैक्सिमम 3 महीने तक कर सकते हो अरेस्ट, मैक्सिमम
उससे ज्यादा नहीं। अब ध्यान देना, 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 3 महीने में कितने? 12 हफ्ते। अगर 2000 से लेकर 5000 की डिग्री है तो इसके आधे कर दो 6 हफ्ते, जिसको हम ये बोल सकते हैं 1.5 महीना। इसलिए मैं आपको ये चीज लिखवा रहा हूं, आपको याद रहेगा। इन्होंने क्या किया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया। यहाँ 3 महीने लिख दिए, यहाँ हफ्ते लिख दिए, तो आप ऐसे याद कर लेना, इधर 3 महीना है, इधर 1.5 महीना है। जब लिखने बैठना तो 1.5 महीने को कर देना 6 हफ्ता। ठीक है। अब अगर 2000 से कम की डिग्री है ना, अरेस्ट नहीं हो सकता, अरेस्ट नहीं हो सकता। प्री में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जब भी इनको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना होता है, ये यहां से बनाते हैं कि भैया कब अरेस्ट नहीं हो सकता। अगर डिग्री 2000 से कम की है तो क्या अरेस्ट हो सकता है? तो हम बोलते नहीं हो सकता। अगर डिग्री 5000 से ज्यादा की है तो कितने समय के लिए अरेस्ट हो सकता है? अगर डिग्री 2000 से लेकर 5000 रुपए तक की है तो कितना अरेस्ट हो सकता है? उसके बाद अगर मान लीजिए अरेस्ट होता है तो कब उसको छोड़ा जाएगा? फिर अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो गया तो छोड़ा कब जाएगा? हम बात बोलते हैं भाई साहब, छोड़ा तो ऑब्वियस जब तक वो समय पूरा नहीं कर देता तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम इसके अंदर ऐसा बोलते हैं, अगर वो टाइम पीरियड पूरा कर दे तो, जिसको हम बोलते हैं डिक्री को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो अरेस्ट है ना, डिक्री को सेटिस्फाई करते हैं। उसके अलावा जो डिक्री होल्डर है, अगर वो एप्लीकेशन डाल देता है कि साहब छोड़ दो उसको, जो डिक्री होल्डर है ना, वो रिक्वेस्ट कर देता है कि साहब छोड़ दो इसको। उसके बाद अगर वो जो डिक्री के अंदर जो पैसा बोला गया ना, वो मनी पे कर देता है, जो भी पैसा था ना कि जो जितने के लिए वो लायबल था, वो उसको पे कर देता है। उसके अलावा डिक्री होल्डर, हाँ, डिक्री होल्डर फेल्स टू पे सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब ध्यान देना, यहां से एक और पॉइंट बनेगा अपना। ये क्या है साहब? साहब सीपीसी कहता है कि अगर आप किसी को सिविल केस में अरेस्ट करवा रहे हो तो उसको खर्चा दोगे आप। अगर आप किसी को सिविल केस में जेल में डलवा रहे हो तो आप उसको खर्चा दोगे। उसको खर्चा देगा कौन? डिक्री होल्डर, जिसकी एप्लीकेशन पे अरेस्ट हो रहा है। यहां पर यह बोला गया है कि अगर आप उसको अंदर डलवा रहे हो तो जब तक खर्चा दोगे तब तक वो अंदर रहेगा। अगर उसका जो भी महीने का खर्चा बनता है जो भी, और अगर आप नहीं पे करते हो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हम एक पॉइंट बोलते हैं, पहला पॉइंट, कि अगर डिक्री होल्ड जो जजमेंट डेटर को अगर जेल में डाला जाता है तो वो कब तक रहेगा? सर जितने समय उसका है उतने समय तक, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा अगर डिक्री होल्डर ही रिक्वेस्ट कर दे कोर्ट से कि साहब छोड़ दो, तब छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाउंड ये छोड़ा जा सकता है, अगर वो डिक्री के अंदर जो पैसे की बात है वो पे कर दे, या फिर अगर डिक्री होल्डर जिसकी लायबिलिटी बनती थी सब, मतलब वो खर्चा पे करने की जजमेंट डेटर का, वो खर्चा नहीं पे करता है, तब उसको छोड़ दिया जाएगा। अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। कब, कहा, फोर्स, रिलीज, और कोई पॉइंट, अरेस्ट वारंट। अब आ जाइए, उसके बाद किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? अब ध्यान देना, पहला पॉइंट, प्रोसीजर के अंदर अगर हम बात करें तो कब अरेस्ट किया जा सकता है? किस समय, दिन में, रात में, कब? कभी भी किया जा सकता है। क्या घर में कभी भी घुस सकते हो? आप सूरज छिपने के बाद नहीं घूम सकते हो। कहां रखा जाएगा? सिविल प्रिजन, सिविल केसेस के लिए ना अलग से होती है, ठीक है, जैसे जेल होती है ना वैसे सिविल प्रिजन अलग रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या फोर्स, फोर्स मतलब गेट वेट तोड़ के घुस सकते हैं क्या?
गेट वेट नहीं तोड़ सकते ना आप, आउटर डोर तब तोड़ सकते हो अगर वो आपको आने नहीं दे रहा है, और रूम का डोर तो चलो आप फिर भी तोड़ सकते हो अगर आपको लगता है वो उसमें है, ठीक है। देन कम्स, अगर डिक्री मनी के लिए थी और वो आप उसको अरेस्ट करने जाते हो और वो पैसा दे देता है, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? एक बार छोड़ दिया जाएगा। ओके, क्या डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है ना? सम्मन नहीं, नोटिस, पहले नोटिस दिया जाएगा ना, सम्मन नहीं, पहले नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। अगर जो है घर में लेडीज है किसी कमरे में और वो लेडीज ऑब्वियस जजमेंट डेटर नहीं है, तो क्या उनको पहले कहा जाएगा कि भैया आप बाहर आ जाओ? ये है प्रोसीजर, ये है प्रोसीजर, इसको अलग से पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर अलग से पढ़ना है अच्छे से। हालांकि आपको पता तो लग गया क्या है, पर इसको याद करना है। अब आइए अगला पॉइंट, किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? इसमें दो पॉइंट है, एक है मेल, एक है फीमेल। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेल का केस है तो क्या मेल को अरेस्ट किया जा सकता है डिक्री में? अरेस्ट, ध्यान दे देना, ये डिक्री फॉर मनी की बात हो रही है। ये मत बोल देना कि किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और सब में डाल दो, नहीं। अगर डिक्री फॉर मनी है तब ये पॉइंट लगेगा। डिक्री फॉर मनी में मेल को अरेस्ट किया जा सकता है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है, फीमेल को किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। अब कितने समय के लिए अरेस्ट किया जाएगा? अब ऑब्वियस नॉर्मली बात नहीं की जा रही, अगर मनी का मामला है, 5,000 रुपए से ज्यादा का है, 2 से 5 है, 2,000 से कम है, बताओ भाई। 3 महीना, 6 हफ्ता, 9 अरेस्ट। अब आ जाओ, अगर अरेस्ट किया जाता है तो कब उसको छोड़ दिया जाएगा? अगर अरेस्ट किया जाता है तो टाइम पीरियड खत्म हो गया हो कि भैया जितना समय था वो तो पूरा हो गया, छोड़ दोगे आप उसको? अगर वो पैसा पे कर दे, डिक्री को सेटिस्फाई कर दे या पैसा पे कर दे, या फिर जो डिक्री होल्डर है वही रिक्वेस्ट कर दे कि यार छोड़ दो भाई साहब यार, या फिर डिक्री होल्डर जो उसका खर्चा है वो नहीं देता। अब यहां से एक सवाल बनता है जो आप ध्यान रखेंगे कि भैया अगर जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जाता है तो उसका खर्चा कौन पे करेगा? डिक्री होल्डर। चलिए अब आ जाइए, क्या अरेस्ट वारंट कैंसल हो सकता है? हो सकता है। किस ग्राउंड पे? अगर वो बंदा सीरियसली इल है, अगर कोर्ट को बताया जाता है कि साहब वो बहुत बीमार है, उसको जेल में मत डालना, मर जाएगा वो, कोर्ट अरेस्ट वारंट कैंसिल कर सकती है कि कैंसिल कर दो कोई बात नहीं। अब अगर अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तब क्या बीमारी के ग्राउंड पे रिलीज किया जा सकता है कि बीमार है साहब छोड़ दो? जेल में डालने के बाद किया जा सकता है। कौन को ऑर्डर कर सकता है? ध्यान देना, यहां पर ऑर्डर कौन करेगा? अरेस्ट वारंट कौन कैंसिल करेगा? कोर्ट, जिसने अरेस्ट वारंट इश्यू किया। यहां पर साहब स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है और कोर्ट भी आ सकती है। स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ तभी आ सकती है अगर गंभीर बीमारी का केस है कि भैया उसको जो बीमारी है वो फैल सकती है, इन्फेक्शियस डिसीज, कंटेजियस डिसीज, ऐसी बीमारी जो फैल सकती है, तब कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, वो कह सकती है छोड़ दो इसको। पर अगर सिर्फ बीमारी है, ऐसी कोई बहुत फैलने वाली बीमारी नहीं है, तब कोर्ट ऑर्डर करेगी, तब कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो ये ध्यान दे देना। उसके अलावा एक और पॉइंट है, अरेस्ट करने के बाद रिलीज किया जा सकता है, जेल में नहीं डाला था अभी उसको, उसके बाद रिलीज किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन? कोर्ट कर सकती है। कोर्ट को अगर कहा जाता है कि साहब ये फिट नहीं है, बीमार है ये, इसको मत डालो, मरमरा जाएगा ये, तो कोर्ट कैंसिल कर सकती है। आप ध्यान दे देना। कहाँ गए आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। कोर्ट अगर खुद से अरेस्ट का ऑर्डर करती है तो वो मना कर सकता है कि साहब मैं तो नहीं आपको कोई भी सब्सिस्टेंस अलाउंस दूंगा, अब आप देख लो क्या करना है। क्योंकि सिविल के अंदर क्या है, कानून कहता है कि भैया इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अगर फिर भी किया जा रहा है तो फिर उसका खर्चा भरा जाएगा। पीरियड ऑफ अरेस्ट और रिलीज, रिलीज एंड कैंसलेशन।
कैंसलेशन। अब ध्यान देना, ये वो चार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना है अरेस्ट एंड डिटेंशन के अंदर। हालांकि रूल 37 और ये सब अभी छोटे मोटे इसी में ऐड करेंगे अपने। ये जो चार्ट है आपको प्रिपेयर करना है। प्रोसीजर सेक्शन 55, किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? सेक्शन 56। पीरियड ऑफ अरेस्ट 57 छोड़ दो, 58। रिलीज 58। बीमारी के आधार पर 59। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 55 से लेकर 59, रूल 37 से लेकर रूल 40, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर आपसे यहां से प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कि भैया अगर डिक्री जो है 5,000 रुपए से ऊपर की है तो बंदे को कितने समय के लिए जेल में रखा जाएगा? अगर डिक्री 2,000 रुपए तक की है, सॉरी 2,000 से कम की है तो कितने समय के लिए जेल में रखा जाएगा? ठीक है, और कुछ ऐसा, हाँ। देन अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है सीपीसी के अंदर तो उसको कहां रखा जाएगा? जेल में या सिविल प्रिजन में? सिविल प्रिजन में। ठीक है। सिविल प्रिजन कौन स्टेब्लिश करता है? सरकारें ही करेगी ना भैया, जेल वेल पुलिस वुलिस इन्हीं का काम है ना, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। क्या अरेस्ट कभी भी हो सकता है? अरेस्ट तो कभी भी हो सकता है, घर में नहीं घुस सकते हो, घर में नहीं घुस सकते हो सूरज छिपने के बाद। ठीक है। क्या अरेस्ट करने के लिए आप फोर्स यूज कर सकते हो? पर अगर वो आपको घुसने नहीं दे रहा तो यूज कर सकते हो ना। ठीक है। अगर डिक्री फॉर मनी है तो वुमेन को अरेस्ट किया जा सकता है और मेल को अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। ओके। बीमारी के आधार पर अरेस्ट वारंट कैंसिल हो सकता है? कौन कर सकता है कैंसिल? ठीक है। क्या अगर उसको जेल में डाल दिया तो बीमारी के आधार पर उस रिलीज को कैंसिल, उसको मतलब उस अरेस्ट को कैंसिल किया जा सकता है कि छोड़ दो एक बार रिलीज किया जा सकता है? कौन रिलीज कर सकता है? हाँ, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कब आती है? स्टेट गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व होगी? इन्फेक्शन वाली कोई डिजीज हो ना जो फैल सकती हो, ऐसी कोई डिजीज हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस टॉपिक को कल फिर करेंगे ताकि आपके टॉपिक इजी हो जाए। दोबारा बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में सिर्फ जो ये प्रोसीजर वाला पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा तंग करेगा, तो इसको मार्क कर लेना कि भाई इसको बार बार पढ़ना है ताकि अच्छे से याद हो जाए। बाकी ये आपको तंग नहीं करेंगे, तो आप 2-3 बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर भी थोड़े ना लॉजिकल सी बातें हैं, ये तो सीधी रटने वाली बात है, प्रक्रिया वाली। तो ठीक है, तो अपने कल इस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे, फिर मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। यस, कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं पहले? साक्षी, 1 मिनट, साक्षी आप बता दें। कौन से वाला? 3 चीजें होती हैं। एक तो हुआ अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ, कोर्ट को बताएगा कि साहब वो बीमार है, कोर्ट अरेस्ट वारंट ही कैंसिल कर देगी। दूसरा ये होता है कि उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाए और कोर्ट को बताएगा कि साहब वो बीमार है, तो कोर्ट छोड़ देगी। तीसरा ये होता है अरेस्ट करके जेल में डाला और फिर वो पता लगता है कि वो बीमार है, फिर 2 लोग आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और कोर्ट भी। जी ऋचा आप बता दो। हम्म। रिलीज के अंदर ऐसा होता है, एक तो होता है बीमारी के आधार पर रिलीज करना, वो तो है सिर्फ 59, बीमारी वाली सारी बातें 59 है। बीमारी के आधार पर रिलीज करना, बीमारी के आधार पर अरेस्ट वारंट कैंसिल करना 59। बट अगर नॉर्मल बात करें कि अरेस्ट किया है फिर उसके बाद कब रिलीज हो सकता है, तो वो 58 में भी है, नॉर्मल बिना बीमारी के आधार पर। हाँ जी।
हाँ जी, मैक्सिमम 3 महीने के लिए वो फ्री हो जाएगा, पर अरेस्ट नहीं हो सकता, पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा ही नहीं देना, नहीं सर, पैसा देना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टियों से, आपकी सैलरी से, कहीं और से रिकवर हो सकता है तो किया जाएगा। नहीं नहीं, इतना इतना नहीं, कानून को भी पता है ये चीजें, तो इसलिए नहीं होता है ना। आपकी जो देनदारी है वो रहेगी, देनदारी खत्म नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ पर मैं दोनों बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, किसी भी आदमी को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो 3 स्टेजेस होती है। एक तो अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ था, बस अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। एक ये होता है कि उसको अरेस्ट करके कहाँ लाया गया, कोर्ट के सामने। एक हुआ कि साहब अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाया गया और फिर वहां से उसको जेल भेज दिया गया। ये 3 सिचुएशन होती है। एक तो ये होता है अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया, तो यहाँ कहा गया कि भैया अगर कोर्ट अरेस्ट वारंट इश्यू किया था, कोर्ट ने अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ वारंट इश्यू हुआ था, और कोर्ट को बताया जाता है कि साहब वो बीमार है, वो बीमार है, कोर्ट अरेस्ट वारंट कैंसिल कर सकती है। ये सिचुएशन है। दूसरा, अरेस्ट वारंट इशू हुआ, अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट करके सीधा जेल में थोड़ी डालोगे भैया, पहले तो कोर्ट के सामने पेश करोगे ना कि साहब इसको अरेस्ट कर लिया हमने। कोर्ट वहां देखेगी, कोर्ट को बताया जाता है साहब अरेस्ट तो कर लिया पर ये बीमार बहुत है, इसको जेल में मत डाल देना, मरमरा जाएगा। कोर्ट यहाँ उसको रिलीज कर सकती है। तीसरी सिचुएशन क्या है, अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने जेल में डाल दिया, बाद में कोर्ट को बताया जाता है कि साहब ये बीमार है, कोर्ट छोड़ सकती है, रिलीज। यहां क्या हुआ, कैंसलेशन ऑफ अरेस्ट वारंट। यहां क्या हुआ, रिलीज फ्रॉम कोर्ट। यहां हुआ रिलीज फ्रॉम जेल। अब रिलीज फ्रॉम जेल दो लोग कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और कोर्ट भी। कोर्ट तो कब कर सकती है, बीमार है। स्टेट गवर्नमेंट कब कर सकती है, अगर उसको कोई फैलने वाली बीमारी है। अब आप क्या करें, ठीक है, दोबारा बताना कोई डाउट हो। ये साक्षी कोई डाउट हो, एक्सेप्शन वाले में डाउट था मेल का। हाँ जी, नहीं, डिक्री फॉर वनी में वुमेन नहीं अरेस्ट हो सकती, रूल है ये। डिक्री फॉर बनी में वुमेन नहीं अरेस्ट हो सकती। सर एक्सेप्शन वाले में डाउट था, मेल का ग्राउंड इन मेनी, मेल का ग्राउंड, अच्छा कि मेल कब अरेस्ट हो सकता है, कहाँ पे है मेल, मेल कहाँ है भैया, ये रहा। नॉर्मल रूल ये है कि भैया डिक्री फॉर मनी में कोई अरेस्ट नहीं होगा, पर मेल फिर भी अरेस्ट हो सकता है अगर कंडीशन ये है कि भैया वो फरार हो सकता है, वो पैसा देने से मना कर रहा है, पैसा है उसके पास फिर भी मना कर रहा है, वो फिड्यूशरी कैपेसिटी, फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब उसकी जो ये देनदारी बन रही है, कोई पैसे का लेन देन का मामला है, वहां से देनदारी बन रही है। एंड लास्ट उसने कोई, जैसी केस हुआ उसने कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेच दी, क्यों, ताकि पैसा रिकवर ना हो सके। ये चीजें, ये चीजें सेक्शन 51 के अंदर प्रोवाइजो होगा शायद, देखो प्रोवाइजो है कि सेक्शन 51 का सब सेक्शन 2 है, ऐसा कुछ है। पर्दा नशी वुमेन के केस में नहीं, आप उसको पहले, हाँ, उसको पहले आप अपोज कहोगे, मतलब वार्निंग तो क्या उनको बताओगे, सो दैट वो बाहर आ जाए। हाँ जी, कौन से वाला पॉइंट, अच्छा दिवालिया घोषित कर वो उसमें प्रोसीजर में है, छोड़ दो वो, छोड़ दो आज के लिए, छोड़ दो, कल ऐड करवाऊंगा, आज रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादातर लोग ना, वो प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है, कल बताऊंगा। कौन से वाला, हाँ ये क्वेश्चन आया, वो यहाँ से क्वेश्चन आता है यार, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये जजमेंट, ये वाले क्या नाम है, राजस्थान जुडिशरी वाले। एक्चुअली में पता क्या है, ये टॉपिक क्लियर बहुत है, ये टॉपिक पढ़ते हैं ना जैसे इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बनते बहुत है, ये है। हाँ जी, ये भी रहे, यही रहेगा जी।
2-3 दिन तो कोशिश करते हैं टाइम रखने का, फिर देखते हैं क्या होगा। देखते हैं ना, कोशिश करते हैं। देखो लगातार 3 क्लासेस करानी है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई भी टाइम रख लो, बट लगातार 3 क्लासेस करवाएंगे बेटर रहेगा, सो दैट आप लोग भी अपना पढ़ने का कोई शेड्यूल बनाओ। क्योंकि अब थोड़ा पढ़ाते हुए मतलब आपके बैच आपका जो, चलो आपने तो जल्दी अभी ज्वाइन किया है, बैच को हो चुके हैं मेरे हिसाब से 2 या 3 महीना, तो अब आप लोगों को क्या थोड़ा पढ़ने का भी शेड्यूल बनवाए, है ना। तो ये है, अभी देखते हैं, ऐसा कोई फाइनल शेड्यूल नहीं है, 2-3 दिन करके देखते हैं, सब लोगों को कंफर्टेबल लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे। बस ये है कि क्लासेस अब लगातार करनी है ताकि आपका पढ़ने का शेड्यूल बना दे। ओके जी। जी, किसी का कोई भी डाउट? चलो कर दें क्लास खत्म। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, जो आपको पेपर्स चेक होके मिल रहे हैं, तो उसमें जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई बेर एक्ट की बात लिखो। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन में क्या है कि जितना बेरेक्ट में लिखा है अगर आपने वो भी लिख दिया ना, तो सफिशियंट है। तो जो बेरेक्ट में बात लिखी है आप उसको लिखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं वर्ड टू वर्ड लिखो, बस वो बातें लिखो। क्या आपको लगता है कि यार यही लिख दिया तो ही बहुत है, तो वहां फिर खुद की बातें मत लाओ, खुद की चीजें मत फ्रेम करो। जो बेरेक्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो लिखो। और जैसे मान लो कोई बात आप लिख रहे हो और वो बात किसी एक्सप्लेनेशन में लिखी गई है, वो बात किसी एक्सेप्शन में लिखी है, तो लिख दिया करो कि भैया ये एक्सेप्शन की बात है, ये चाहे ब्रैकेट में लिख दो या ऐसे स्टार्टिंग में लिख दो। तो उससे क्या एग्जामिनर पे आपका एक इंप्रेशन बनता है कि बच्चे को ये तक पता है ये कहाँ लिखा गया है, तो वो बात आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्टार्ट कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली 10 दिन और होगा, क्योंकि इतना ही रह गया है। 323 ए और बी आज खत्म हो गए, 24 से 29, 30 से 42 ए, 43 से 51, 52 वाला 2 लेक्चर, फिर उसके बाद 368 6, हार्डली 6 या 7 लेक्चर और होंगे बस कॉन्स्टिट्यूशन के। बिल्कुल, मतलब इस हफ्ता और अगला हफ्ता 2 और हो, बस उसके बाद आपका बीएनएसएस चालू हो जाएगा। मैं देख लूंगा। मैं मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा ना। मैं देख। ओके। किसकी बेटी है? ठीक है। ठीक है। 2 डॉटर हैं, एक की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई। साहब सिंपल सा सवाल, क्या इन दोनों बेटियों का उसकी संपत्ति में हिस्सा होगा? हाँ जी। अगर वो आदमी मर जाता है तो क्या दोनों का इसकी संपत्ति में हिस्सा होगा? साहब ये दोनों होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल सा कहानी बोलता है, मतलब कानून बोलता है कि भैया ऐसा कोई भी बंदा जिसका उसकी संपत्ति में कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, जिसके पास, या फिर ये बोलता है ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास उसकी संपत्ति आएगी उसके मरने के बाद, दोनों के पास आएगी चाहे शादी हो चुकी है या नहीं, तो ये दोनों ही होंगे जी। ठीक है। हाँ जी। जी सवाल जी, बताइए और किसी का क्या सवाल है? कोई सवाल किसी का? हम्म। क्या कह रहे हैं आप? हम्म। चॉइस होती है भाई, चॉइस होती है।
आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी इच्छा है। बस एक चीज है वो ना, वो थोड़ा ध्यान रखा करो। आप में से कुछ लोग क्या करते हो ना, हिंदी में आंसर लिख रहे होते हो, जैसे मान लो उनसे पूछा धारा कौन सी है, तो वो क्या करते हैं, धारा लिख के 2D। अरे भैया ये कैसे हो सकता है, हिंदी के अंदर 2D कैसे आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा? हिंदी के अंदर तो वो या तो क होगा, ये कुछ होगा, उसमें देखो क्या होगा, है ना? तो ये मत गलती किया करो बस। अगर हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी लिखो, बीच में इंग्लिश मत घुसाओ। ओके। बिल्कुल पहले स्टार्टिंग शब्द आपका सेक्शन नंबर, कोई भी क्वेश्चन है, मान लो आज का ही ले लो, जैसे उन्होंने पूछा कि भाई क्या वुमेन अरेस्ट हो सकती है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी में, हो सकती है, ऐसे नहीं लिया, नो नहीं, सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स, या तो ऐसे कॉमा डाल दो या फिर प्रोवाइड्स दैट नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड इन एग्जिट, ऐसे करके। एग्जामिनर आपका पहला शब्द हमेशा ध्यान से पढ़ेगा। जहां उसने पहले शब्द पे वो चीज देख ली कि बार बच्चे ने सेक्शन नंबर, प्रावधान बोल दो या धारा बोल दो, अगर उसने सही लिखा है मतलब उसको आंसर पता है, एक इंप्रेशन मिल जाए। आपने क्या करते हैं, उसने क्वेश्चन पूछा वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड फलाना फलाना, क्यों, बिकॉज, ऐसे वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज सेक्शन 56, नहीं, फालतू के अंदर क्यों घुमा रहे हो एग्जामिनर को? एग्जामिनर को आपका आंसर चाहिए, टू द पॉइंट आंसर। भैया धारा ये बोलती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बात ही खत्म। तो उसको कोशिश करो, कोशिश किया करो हर सवाल को सेक्शन, आर्टिकल, इससे चालू करने की। मेंस के लिए, मेंस के लिए इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी अपने को टाइम ज्यादा नहीं हुआ ना, टाइम ज्यादा नहीं हुआ। मेंस के लिए पता है कैसे आएगा, जैसे मान लो आपने सीपीसी, मान लो संविधान है, संविधान आपने खत्म कर लिया, आपने संविधान अपने हिसाब से पढ़ लिया, फिर जब आप उसके बाद मेंस के क्वेश्चन देखोगे ना और आपको लगेगा कि यार ये तो सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, ये तो सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े हुए हैं, तब आपको आत्मविश्वास आएगा। अभी नहीं आएगा, अभी तो अपने ये मान लो सीपीसी के अंदर अपने ने मान लो 10% भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो अभी तक तो अपने ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी। पढ़ना कुछ नहीं पड़ता, बार बार पढ़ना पड़ता है, इतना ही करना होता है, आपको बार बार पढ़ना होगा। कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, आपको जज बनना है, आप सिर्फ एक चीज ठान लो कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ा, हो गया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, हो गया, मेरे को लगा कि यार मैंने पढ़ा था, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है? ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। आपको जैसे अब क्या देखो क्या होता है भाई, हर बच्चे की ना एक प्राइवेसी होती है। अब जैसे जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके मॉक इंटरव्यू आज भी हमारे पास पड़े हैं, उन्होंने जो मॉक्स दिए हुए हैं, उनके आपको मैं मॉक्स दिखा दूं ना, आपको देख के लगेगा ये बच्चे बन कैसे गए। ये सबके साथ होता है, बस ये होता है कि सिलेक्ट वो होता है जो मेहनत कर रहा है, जो भूल गए दोबारा पढ़ लिया, भूल गए दोबारा पढ़ लिया, लिटरल ऐसा। उनके पहले मतलब उन्होंने जो अपने पहले पहले मॉक दिए हैं ना, उनके फर्स्ट जो पहले या दूसरे मॉक अगर आपको मैं दिखा दूं, आपको खुद देख के लगेगा कि यार पक्का इन्होंने करप्शन किया होगा, पक्का इन्होंने पैसे खिलाए होंगे। ऑब्वियस ऐसे नहीं है, इतने तो वो सक्षम ही नहीं है, कोई भी बच्चा सक्षम है तो वो अपने पास वैसे ही नहीं आता इतना। बिल्कुल साहब, आप सिर्फ लगे रहो, सिर्फ लगे रहो। दोबारा बता देता हूं, आपने संविधान पढ़ा, पढ़ लिया, याद कर लिया, सवाल देखे, आप 100 सवाल करोगे, 100 में आपको 2 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे या जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, फिर आप उनको प्रिपेयर कर लो, वो आपकी और नॉलेज बढ़ गई, वो और ऐड हो गए। होगा क्या, संविधान पढ़ा, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरा पढ़ा, संविधान भूल गए, दोबारा पढ़ लो। बस होगा क्या, अगर आपने पहली बार संविधान पढ़ा तो आपको 1 महीना लगा होगा, दूसरी बार पढ़ने बैठोगे 20 दिन लगेंगे, तीसरी बार में 15, चौथी, पांचवी, छठी बार में आप संविधान को 2-2, 3-3 दिन में खत्म करने लग जाओ। यही गेम है, गेम यही है। कभी ऐसा नहीं होगा आज पढ़ लिया अब जब मर्जी पूछ लेना, आधी रात को पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है। सिर्फ लगे रहो, सिलेक्शन 100% हो, बस कंडीशन ये है कि भैया आप सिर्फ पढ़ते जाओ। और ऑब्वियस स्मार्ट स्ट्रेटेजी, क्या पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, जो पढ़ रहे हो
वो इतना पढ़ो जो एग्जाम में आए। हमको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपको हर टॉपिक पे 10-10 केस लो पता है, कोई काम के नहीं होंगे। आपको लेटेस्ट केस लो पता है, जब वो पूछा ही नहीं जाएगा क्या पता करके करोगे, कोई काम का नहीं। आपका जो पूछने लायक जितनी चीज है वो पता है मोर। जैसे सीपीसी है, प्रोसीजरल लॉ की बात कर रहा हूं, सारों के नहीं। सीपीसी और बीएनएसएस है, आप सिर्फ बेरेक्ट पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। राजस्थान जुडिशरी का इतना लेवल ही नहीं है कि वो प्रोसीजरल लॉ में केस लो पूछ ले, नहीं पूछता, वो सिर्फ बाकियों में पूछता है। अगर आप बेरेक्ट भी करते हो, बस कंडीशन है कि भाई बेरेक्ट अच्छे से होनी चाहिए, ये कंडीशन है। क्लास के अतिरिक्त आप क्या करिए, क्लास के अतिरिक्त कम से कम अभी हाल फिलहाल 3 से 4 घंटा कम से कम, कि भाई जैसे अगर मैं बोलूं, चलो आप तो अभी नए ज्वाइन किए हैं, हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, हमने सोगा पढ़ लिया, जो भी पुराने बैच है, संविधान चल रहा है, मुस्लिम लॉ चल रहा है, सीपीसी चल रहा है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भैया अगर ये सब्जेक्ट खत्म हो गए ना, जब ये चल रहे हैं, तो मैं खुद से इनको प्रिपेयर कर लूं। चलो हम लोग तो संडे टू संडे टेस्ट ले रहे हैं, पर आपकी खुद की भी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए, मेरे को इनको पढ़ के खत्म करना है। ये मेरी क्लासेस चल रही है, मैं इनको पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, रोज 2 घंटा पार्टनरशिप पढ़ रहा हूँ, ताकि मेरा 5-7-10 दिन में पार्टनरशिप खत्म हो जाए। फिर उसके बाद ये पढ़ूंगा, फिर उसके बाद पार्टनरशिप को दोबारा पढ़ूंगा। दोबारा क्यों, एक बार पढ़ने से तो अच्छा होगा नहीं, फिर इसको फिर तब तक पढ़ूंगा इन दोनों को जब तक ये दोनों बिल्कुल मेरे रट ना जाए। उतने में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। मान लो संविधान खत्म हो गया, उसको यहाँ जोड़ दो। अब क्या करना है, ये दोनों तो बहुत अच्छे हो गए, अब संविधान पढ़ो। संविधान पढ़ो, लगे कि हाँ यार भूल रहे हैं, इसको रिवीजन में डाल दो, ऐसे करके 3-4 फिर जैसे इनमें से खत्म, फिर इसको भी खत्म चालू करो, ऐसे होगा। तब तक एक सब्जेक्ट को मत छोड़ो जब तक वो अच्छा ना हो, कहने को मत पढ़ो। जैसे मान लो अगर मैं हूं, मैं मान लो आपको सीपीसी है, मान लो आज का आपका टॉपिक है सीपीसी, मेरे को भी पता है भाई आपको आज का टॉपिक 50% पता लगा होगा, क्योंकि टॉपिक ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको बोल दूं हाँ कर लो बस फटाफट आगे चलते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तो मैं सीपीसी आपको 1 महीने में खत्म करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। बेटर क्या है कि भैया इसको 4 बार पढ़ो। आज पढ़ लिया, पता है कि आज पढ़ा जो है वो ठीक ठाक सा आता है, कोई बात नहीं, कल फिर पढ़ो, उसके बाद फिर पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक आप, भागना नहीं है कि मैं दिखाने के लिए, कोई मेरे से पूछे कि अच्छा क्या कर रहे हो, तो मैं उसको बता सकूं कि देखो मैं एक तो पार्टनरशिप पढ़ता हूं, फिर मैं सोगा पढ़ता हूं, फिर मैं उसके बाद संविधान पढ़ता हूं, फिर मैं ऐसे भी करता हूं, बताने के लिए। आता है कुछ, आता कुछ नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक वो अच्छा ना हो जाए। जब आपको लगे कि भैया ये तो मेरे को रट गया है, इसमें मेरे से कुछ भी पूछ लो, उसके बाद। अब जैसे हैं कुछ बच्चे जो संडे टू संडे टेस्ट दे रहे हैं ना, अब जैसे मैंने अभी कल और परसों जो टेस्ट चेक किए, उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। मतलब बकायदा मैंने उनको बोला भी कि भाई अब आप इससे ज्यादा इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर सकते हो, इतना ही रखो और यही मेंटेन करो। अब वो क्या, वो उन्होंने कई बार पढ़ा। मतलब आप ये मान लो, हम पार्टनरशिप के टेस्ट लगभग नहीं तो 5वां या 6ठा टेस्ट है ये पार्टनरशिप का, ऐसा कुछ होगा। तो वैसे 5-5 6-6 बार एक एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तब होगा। तो भागो मत, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो सिर्फ पार्टनरशिप पे लगे रहो। कब तक, जब तक ये बहुत अच्छा ना हो जाए, फिर सोगा पे आओ। ये नहीं कि पार्टनरशिप तो अभी अच्छा हुआ नहीं, कहने को इस पे भी आगे नहीं, ये काम मत करो, कोई तुक नहीं होगा। फालतू के अंदर सिर्फ मेहनत होगी, काम कुछ नहीं होगा। कभी भी किसी भी चीज को तब तक मत छोड़ो जब तक बहुत अच्छा ना हो जाए। बहुत अच्छा बोल रहा हूं, क्या बोल सको कि पूछ लो जो भी पूछना है वो। और हर सब्जेक्ट का ये हो रहा है, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका अलग होगा, ये ध्यान रखना। तो आप में से जो भी जब भी कोई भी सब्जेक्ट चालू कर रहा है, मेरे से पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में तो मान लो जो आपको नोट्स दिए आपने वो कर लिया, चल जाएगा। आप संविधान करने बैठे, संविधान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप क्या करो, पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट अच्छे से करो, सिर्फ फंडामेंटल, और कुछ नहीं। कि भैया जब तक ये नहीं अच्छे होते मैं नहीं आगे जाऊंगा। जब तक फंडामेंटल राइट टिप्स पे, केस लॉ, टॉपिक, क्वेश्चन, एक एक चीज टिप्स पे नहीं हो जाते, तब तक हो सकता है इसमें 15 दिन लग जाए, 20, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो है कि इसमें से तो मेरे को सब कुछ आता है, ये कर लो। जब ये अच्छा हो जाए, फिर उसके बाद अब आ जाओ यूनियन पे। ऐसे करके बड़े सब्जेक्ट में पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। बड़े सब्जेक्ट में ये नहीं होगा फंडामेंटल राइट कर दिया
ठीक ठाक सा आता है, आगे चल पड़ो, कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाओगे, 2 दिन में भूल जाओगे, वो दोबारा उतना ही समय लगाओगे। बड़े सब्जेक्ट में ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। छोटे सब्जेक्ट में क्या होता है, क्योंकि इनमें 40, 50, 60 सेक्शन होते हैं, तो इनको तो एक साथ चला दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े सब्जेक्ट में ये अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। बड़े सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे संविधान है, संविधान में क्या भाई, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों में तो आप केस लो वेस लो सब है। यूनियन में क्या है, अलग तरीका है पढ़ने का, कि भैया पहले जो पेयर एक्ट में जो बातें जितनी लिखी गई है ना आर्टिकल वाली, बस उतना पढ़ो, केस लॉस पे मत जाओ, कुछ मत जाओ, पहले वो अच्छे से करो, फिर केस लॉस पे आओ या फिर क्वेश्चन आंसर पे आओ। ये तरीके होते हैं। तो क्या है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका है। मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में कुछ भी नहीं है, जो नोट्स है वो याद कर लो। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका है। सी प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भैया प्रोसीजरल लॉ को पढ़ो ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर, उसको बेरेक्ट से पढ़ो ही मत, क्योंकि बेरेक्ट नहीं समझ आएगी। पहले क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो, कि भाई मान लो सीपीसी है, आपने रेस सब जुडिस को टॉपिक वाइज पढ़ लिया, रेस जुडिकाटा को पढ़ लिया, आपने एग्जीक्यूशन वाले टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ लिया, आपको नॉलेज आ गई। हो सकता है आपको सेक्शन वाइज नॉलेज नहीं है, पर आपको नॉलेज आ गई कि अच्छा ऐसा होता है, ये फलाना धारा है, ये है वो। अब जब आप बेरेक्ट पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे को पता है, मेरे को ऐसे ऐसे होता है, बस आपको ऐड क्या करना है, अच्छा ये बात इस सेक्शन में लिखी हुई है। आपको बेरेक्ट फिर इजी लगेगी, आपको बेरेक्ट कुछ नहीं लगेगी। वही मैं बोलूं, जैसे संविधान में तो पहले बेरेक्ट पढ़नी होती है, वही मैं बोलूं सीपीसी में पहले बेरेक्ट पढ़ लो, आप सीपीसी कम से कम 2 महीना लगा दोगे, क्योंकि बेरेक्ट की लैंग्वेज है ही ऐसी। तो कहानी क्या है ना, हर सब्जेक्ट की अपनी तरीका होता है पढ़ने का, ये नहीं है कि अपने एक ही तरीके से सब सब्जेक्ट में, इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो ये स्मार्ट पढ़ो, हर सब्जेक्ट में एक तरीका नहीं चलेगा, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हाँ जी, चलो कर दें क्लास खत्म। क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर भाई मेरे को तो देखनी पड़ेगी, मैंने तो ये एग्जाम देखो सीधी सी बात है, ना दिए ना अपने को इनका पता। देख लूंगा मैं देख के बता दूंगा भाई क्या है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, है ना, देख के बता दूंगा मैं। और बता दो, और क्या पूछना है। हाँ जी, वो तो मैंने उसमें बताया होगा। हाँ तो एज इट इज थोड़ी लिखनी होती है, एज इट इज थोड़ी लिखी जाती है, लिख ही नहीं पाएंगे। हम्म, और अच्छा भाई ये तो मैं देख के बता दूंगा, मैंने बताया होगा मैंने आपको भाई, अगर उसमें कुछ कमी है तो क्या कमी है। अच्छा, सेक्शन 6 में वो हुआ होगा कि आपने क्या किया होगा, सेक्शन 6 लिखा होगा उसमें, जैसे नहीं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई लिखो, कि अगर कोई चीज लिख रहे हो स्पष्टीकरण है, कि स्पष्टीकरण में वो आप चीजें थोड़ी अच्छे से लिखा करो। ये होगा कि सेक्शन 6 को लेकर, कि सेक्शन 6 में आप लोग क्या कर रहे हो ना पार्टनरशिप में, कि आप लोग लिख तो अच्छा रहे हो, पर आप लोग क्या कर रहे हो, बस सेक्शन 6 लिख के छोड़ दे रहे हो, जो बातें स्पष्टीकरण में लिखी हुई वहां लिख नहीं रहे हो कि भैया ये स्पष्टीकरण में लिखा गया है। वो चीज लिखो थोड़ी, अच्छा लगेगा। सेक्शन वाले क्या, सेक्शन वाले ये क्या है, ये जो नोट्स है ना, ये पुराने नोट्स हैं सीपीसी के। ये नोट्स जो है पुराने नोट्स है। उस समय क्या था कि भाई सीपीसी के अंदर, जैसे अब तो सीपीसी के अंदर अपने बहुत आराम से चल रहे हैं, तो उस समय क्या था, सीपीसी के अंदर जो ऐसे टॉपिक थे जो सिर्फ बेरेक्ट के बाहर के अपने ने वो बनाए हुए थे, तो मैं आपको जो ये अभी लिखवाया गया ना, ये मैं आपको भिजवा दूंगा। हिंदी में चाहिए ना आपको, मैं हिंदी में भिजवा दूंगा। उसी में ही भेजेंगे जी, है ना। आप नहीं है वो ग्रुप में, आपको लिंक भेज देंगे, आप ऐड हो जाना। वो नोट्स वाला एक ग्रुप बनाया गया है, मैं भेज दूंगा। हाँ जी, मैं लिंक दोबारा भेज दूंगा।
हाँ, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा ना। आज नहीं है जी क्लास। हाँ, कल का शेड्यूल अभी यही होगा। अभी यही होगा। ठीक है। ओके जी। ओके जी। जी, थैंक यू। ओके जी।